नमस्कार साथियों, जय हिंद आप सभी लोगों को। आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है, क्योंकि आज की इस क्लास में बहुत ही कम समय में आपके साथ डिस्कस करने वाले 80 क्वेश्चंस। तो ये सेशन ये समझिए आपके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रैक्टिस सेशन ये जो आज का होने वाला है, आपको लगेगा कि इसी तरीके के आपके एग्जाम में जब आप प्रीवियस ईयर पेपर अपने देखेंगे तो इसी तरीके के सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस सेशन के अंत तक जरूर जुड़े रहना, और फिर अगर सेशन आपको अंत तक देखने पर पसंद आए तो जरूर आप लोग अपने इस वीडियो को बिना लाइक और बिना शेयर किए ना जाना। तो चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है आज की क्लास का। देखिए, आज की क्लास का सीधा सा अर्थ ये होगा कि हम आपके साथ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, सिर्फ उसका आंसर। तो कहता है पहला क्वेश्चन कि वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आपके आई। कहाँ पर आई थी अस्तित्व में आपकी आज़ाद हिंद फौज, पूछा गया है। तो याद रखना, जो आपकी आज़ाद हिंद फौज थी ये आपके सिंगापुर से अस्तित्व में आई थी। तो इसी तरीके से आपके 31 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 32 क्या कहते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि चंपारण जनपद में तिनकटिया प्रथा का तात्पर्य क्या है। तो तिनकटिया जो प्रथा थी, आप लोग देखते हैं कि अभी आपके टीआरई 2 या टीआरई 3 में सेम क्वेश्चन ऐसे ही आया था। तो याद रखना, जो आपकी तिनकटिया प्रथा होती है इसका मतलब आप लोग जरूर एक बार अपनी कॉपी में लिखिए। तो ये कहता है कि जो आपके किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, इसका सीधा सा मतलब आपके तिनकटिया प्रथा से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 देखते हैं क्या पूछता है आपसे। कहता है सुमेलित कीजिए। यहाँ से आपको 100% ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सबसे पहले कहता है कि जो आपका नागपुर कांग्रेस अधिवेशन है ये आपका किस विषय से संबंधित था। तो याद रखना, जो आपका नागपुर कांग्रेस अधिवेशन था ये आपके असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव से विषय से संबंधित था। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन जो था ये आपकी जो है पूर्व स्वराज का प्रस्ताव, इस विषय से रिलेटेड था। और कराची कांग्रेस अधिवेशन ये अगर एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखना ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये आपके किससे रिलेटेड हो जाएगा, तो ये आपके मौलिक एवं आर्थिक प्रस्ताव से संबंधित हो जाएगा। और बचा आपका लास्ट जो आपका लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन था, तो ये आपके किससे रिलेटेड हो जाएगा, गर्म दल और नरम दल में एकता। ठीक है, तो समझ गए होंगे किस अधिवेशन किस विषय से संबंधित था। तो इस तरीके से देखा जाए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके 33 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इनको जरूर एक बार मिलान करके देख लेना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाता है। एक क्वेश्चन तो 100% ऐसा मिलान वाला आना है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं आपका क्या कहता है। निम्न में से किन्हें आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। तो जो आपके आधुनिक भारत का पिता अगर एग्जाम में पूछा जाए किसे कहा जाता है, तो याद रखना ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो राजा राम मोहन राय को हम लोग आधुनिक भारत का पिता कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे ये क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे क्या कहता है, महात्मा गांधी का अंतरात्मा रक्षक किसे कहा जाता है। तो याद रखने, जो महात्मा गांधी के आपके अंतर आत्मा का रक्षक पूछा जाए किसे कहा जाता है, तो इनका नाम आप लोग जरूर याद रखना, क्योंकि पेपर के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग याद रखना कि इस क्वेश्चन का सही जवाब आपके गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का आप देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी पढ़ाई की शुरुआत करवाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है वो कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने आपके भारत में अंग्रेजी की पढ़ाई की शुरुआत कराई थी। तो उनका नाम क्या था अगर एग्जाम में पूछा जाए, तो याद रखना लॉर्ड बेंटिंक ने आपके भारत में अंग्रेजी की पढ़ाई की शुरुआत कराई थी। तो 36 का आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि सुभाष चंद्र बोस को कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति के रूप में निर्वाचन हुआ था। तो याद रखना इनका निर्वाचन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति के रूप में हरिपुरा अधिवेशन से हुआ था। तो 37 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है किस चार्टर एक्ट के द्वारा सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया था। तो याद रखना वो आपका कौन सा चार्टर एक्ट हो जाएगा जिसके अंतर्गत क्या हुआ था, जो आपके सिविल सेवकों के चयन के हेतु खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। तो आपका चार्टर एक्ट हो जाएगा 1853। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 38 का। क्वेश्चन नंबर 39 आपसे क्या पूछता है, खालिस्तान आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में जाना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस आंदोलन को हम लोग अगस्त क्रांति के रूप में जानते हैं। तो याद रखना वो आपका आंदोलन हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन को हम लोग अन्य किस नाम से जानते हैं, तो अगस्त क्रांति के रूप में जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 40 आपसे क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ऐसा पूछा गया है। तो कहता है रॉलेट एक्ट सन 1919 में पारित किया गया था। जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो आपका रॉलेट एक्ट है ये आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि 1919 में आया था, ठीक है। तो इसीलिए ये आपका कथन पूछा गया सही, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर कहता है कि बाल विवाह अधिनियम सन 1929 में पारित किया गया था। तो ये बात आपकी जो है बिल्कुल सही हो जाएगी कि जो आपका बाल विवाह निरोधक अधिनियम था ये सन 1929 में ही पारित किया गया था। फिर कहता है कि गांधी इरविन समझौते पर सन 1926 में हस्ताक्षर किए गए। जी बिल्कुल, ये भी बात गलत हो जाएगी, क्योंकि जो आपके गांधी इरविन समझौता था इस पर हस्ताक्षर जो है वो आपके कब किए गए थे, तो याद रखना। वो आप लोगों को हमने कई बार जब से आपको एक क्लास में प्रोवाइड करा रहे हैं कि 1931 में जो है आपके गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए गए थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देखा जाए तो आपका सी भी गलत हो जाएगा, ए भी। तो ऑप्शन नंबर बी आपसे सही पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आपसे क्या कहता है। कहता है सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र जो है मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो याद रखना, तो 51 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब आपका हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी मेटाफेज जो है हम लोग कहते हैं, उस चरण का नाम जो है मेटाफेज है, जिसके द्वारा जो है आपके विभाजित सेल के गुणसूत्र जो है वो आपकी मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का 51 का सही जवाब आपका सी हो जाएगा। अभी तक आप लोग देख रहे होंगे जिस तरीके से अभी तक हमने आपको क्वेश्चन कराए, जिस तरीके के आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेम उसी तरीके का प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आए हैं। तो प्लीज़ अगर आप लोग सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक करते जरूर चलना। फिर कहता है 52 नंबर क्वेश्चन, हरे और स्वच्छ उत्पादन का लक्ष्य क्या है। तो याद रखना, जो आपके हरे और स्वच्छ उत्पादन का लक्ष्य हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, तो ये लक्ष्य आपका हो जाएगा अपशिष्ट जो है उसका न्यूनतमीकरण करना। क्या करना, आपके हरे और स्वच्छ उत्पादन का लक्ष्य मेन क्या हो जाएगा, अपशिष्ट न्यूनतमीकरण करना। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 52 का 20 जवाब सही हो जाएगा। कहता है 53 नंबर क्वेश्चन, समुद्री ककड़ी या जिसे हम लोग सी कुकम्बर भी कहते हैं, निम्नलिखित में से ये आपके किसे इंगित करता है। तो याद रखना, एग्जाम में पूछा जाए ऐसा क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो ये आपके एक समुद्री आकशेरुकी को निरूपित करेगा या उसको इंगित करेगा। रखना, जो आपकी समुद्री ककड़ी है या सी कुकुम्बर है ये आपके एक समुद्री आकशेरुकी को इंगित करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका 53 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहता है जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो याद रखना, जो आपका जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम है ये आपके किस वर्ष लागू किया गया, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो 54 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा ये आपके 1974 में लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी 54 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 हम लोग देखते हैं। कहता है पृथ्वी द्वारा कार्बन को अवशोषित करने की क्षमता क्या कहलाती है। तो याद रखना, पृथ्वी द्वारा कार्बन को अवशोषित करने की क्षमता के बारे में अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो क्षमता आपकी कार्बन स्पेस कहलाएगी, ठीक है। क्योंकि कार्बन को अवशोषित करने की क्षमता की बात हो रही है तो कार्बन स्पेस। तो 55 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसकी वैश्विक तापन क्षमता सर्वाधिक है, यानी ग्लोबल वार्मिंग कैपेसिटी आपकी इनमें से किसकी सर्वाधिक हो जाएगी। तो याद रखना, सर्वाधिक जो है वो आपकी SF6 की हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर कहता है एक जाति या इसकी समष्टि में कुल आनुवंशिकी विविधता को क्या कहते हैं। तो कुल आनुवंशिकी विविधता को अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए क्या कहते हैं, तो याद रखना क्वेश्चन नंबर 57 का जो सही जवाब हो जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीन पूल कहते हैं, ठीक है। क्या लोग याद रखना, एक जाति या इसकी समष्टि में कुल आनुवंशिक विविधता को हम लोग जीन पूल कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 57 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 58 कहते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक कौन है। तो याद रखना वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका रेडान गैस हो जाएगा। तो 58 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो आपकी रेडान गैस है यही आपकी इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है। तो ऑप्शन नंबर 58 का सही जवाब सी हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए कारक है। तो ऐसा आपके किसने सुझाया था ये आपसे पूछा गया। तो याद रखना, मिलुटिन मिलानकोविच ने ऐसा आपको सुझाया था कि जो आपकी पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जो है ये आपके जलवायु परिवर्तन का एक
कारक हो जाएगा। तो 59 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। तो इनमें से वायु प्रदूषण से जो आपका संबंधित नहीं होगा वो पूछा जाएगा अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन, तो वो आपका यूट्रोफिकेशन जो है ये आपके वायु प्रदूषण से रिलेटेड नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 आपसे क्या कहता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन महान आदर्शों का उल्लेख है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए आपके पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया है, तो इसको भी आप लोग समझते हुए चलिए। तो याद रखना क्वेश्चन नंबर जो 71 का सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए कहा गया कि किन महान आदर्शों का उल्लेख है। तो सबसे पहले विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता, ये सारे आपके महान आदर्शों का उल्लेख है आपके किस में, भारत की संविधान की प्रस्तावना में। तो ऑप्शन नंबर 71 का सही जवाब ए हो जाएगा। 72 नंबर कहता है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। तो याद रखना वो आपके किस कांग्रेस कमेटी में स्वीकार किया गया था भारत छोड़ो प्रस्ताव। तो याद रखना ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोगों के लिए। तो वो आपके बम्बई अधिवेशन में इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। किस प्रस्ताव को, आपके भारत छोड़ो प्रस्ताव को। तो ऑप्शन नंबर 72 का सही जवाब बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 73 देखते हैं आपसे क्या पूछता है। कहता है भारतीय संविधान के उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंध में क्या है, असत्य है, यानी गलत पूछा गया। ये बात आप लोग जरूर ध्यान रखना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको दिक्कत करते नहीं वाले और असत्य वाले। तो सबसे पहला आपका ऑप्शन है यह धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो ये तो आपके धर्म की स्वतंत्रता के बारे में असत्य पूछा गया, लेकिन ये तो सत्य है। फिर कहता है इसमें उल्लेख है कि राज्य का अपना धर्म होता है। जी बिल्कुल नहीं, ये बात आपकी गलत है यहाँ पर। तो इसी तरीके से देख लेते हैं सेकंड क्या कहता है, सी ऑप्शन, या उपासना करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। जी बिल्कुल, तो गलत पूछा गया, तो आपका ऑप्शन नंबर बी ही गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से 73 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 74 देखते हैं क्या कहता है। किस समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की थी। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपकी किस समिति ने जो है आपके भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की थी। तो 74 का सही जवाब हो जाएगा जो आपकी स्वर्ण सिंह समिति थी, उसने ही सिफारिश की थी मौलिक कर्तव्यों को आपके संविधान में शामिल करने की सिफारिश। तो 74 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 75 क्या कहता है आपसे। संविधान आदेश विधेयक 2022 निम्न में से किस राज्य पर लागू होता है। तो याद रखना ये आपके उत्तर प्रदेश राज्य पर लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 76 आपसे क्या कहता है, भारतीय कृषि में जायद की ऋतु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य पूछा गया है। तो याद रखना इनमें से आपका सिर्फ एक ही कथन सत्य होगा, वो आपका ऑप्शन नंबर बी, या रबी की ऋतु के बाद प्रारंभ होती है, जरूर याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 76 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 77 क्या कहता है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आशोधित मृत्यु दर क्या थी। तो याद रखना उस टाइम जो आपकी आशोधित मृत्यु दर थी वो आपकी 7.1% थी। तो 77 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर कहता है कोरापुट, क्या कहता है, कोरापुट जिले में पंचपतमाली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज के भंडार हैं। तो याद रखना ये आपके किस खनिज के भंडार हो जाएंगे। तो ये आपके बॉक्साइट खनिज के भंडार हो जाएंगे। तो 78 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं। तो याद रखना ये आपके किस स्थान पर मिलती है। अगर एग्जाम में पूछा जाए जो आपके पश्चिमी घाट हैं, पूर्वी घाट, ये दक्षिण भारत के किस स्थान पर मिलते हैं। तो याद रखना ये आपके नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 79 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है, क्वेश्चन नंबर आपसे 80 देखते हैं क्या कहता है, ये भी महत्वपूर्ण होने वाला है। कहता है कि साल, बबूल और बांस जो शुष्क उष्णकटिबंधीय वन के प्रकार हैं में वार्षिक वर्षा की मात्रा आपकी कितनी होती है। ऐसा अगर एग्जाम में पूछा जाए कितनी वर्षा की मात्रा होती है, तो याद रखना वो आपके 51 सेंटीमीटर से 151 सेंटीमीटर तक होती है। जो आपके शुष्क उष्णकटिबंधीय वन के प्रकार होते हैं वहाँ पर वर्षा 51 से 151 सेंटीमीटर तक। तो 80 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कैमूर पठार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखना जो आपके कैमूर पठार हैं ये आपके चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध होते हैं। तो 81 का सही जवाब बी हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है। तो याद रखना ये आपके दूसरे राज्यों की तुलना में जो है
न्यूनतम से द्वितीय हो जाएगा। तो 82 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूनतम से द्वितीय स्थान पर है आपके बिहार में कृषि जोतों का औसतन आकार। ये क्योंकि बिहार से रिलेटेड है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप लोग टिक लगाइए। तो 82 का सही जवाब बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है? भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या था? तो याद रखना 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है, उस टाइम आपके लिंगानुपात बिहार में कितना था? तो याद रखना वो आपका हो जाएगा 83 का सही जवाब 918 था। ठीक है, तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो याद रखना इसके महत्व के बारे में पूछा गया है। तो इसका महत्व जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए आपके हर साल जो है बिहार दिवस जो है मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। तो इस तरीके से 84 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 85 क्या कहते हैं? बिहार राज्य की स्थापना कब हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो आपकी बिहार राज्य की स्थापना अगर एग्जाम में पूछा जाए कब होती है, तो याद रखना वो आपके 1912 में आपके बिहार राज्य की स्थापना हुई है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 86 देखते हैं, आपसे क्या पूछते हैं? भारत के किस शहर के 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक की मेजबानी किया गया है? तो किसने किया है? तो 86 नंबर क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोची में। क्वेश्चन नंबर 87 हम लोग देखते हैं क्या कहते हैं? हाल ही में इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो वो याद रखना वो आपके प्रबो सुबियांतो बने हैं। तो ऑप्शन नंबर 87 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ भारत के सबसे लंबी केबल स्टे ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया था? तो याद रखना इस स्थान का नाम वो आपके द्वारक में किया था। इन्होंने सबसे लंबे जो केबल स्टे ब्रिज है सुदर्शन सेतु, नाम याद रखना सुदर्शन सेतु याद रखना आप लोग। सुदर्शनधारी आपके श्री कृष्ण भगवान जी हैं। तो श्री कृष्ण भगवान आपके किससे रिलेटेड हैं? द्वारिका जी से। तो द्वारक हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 89 क्या कहता है? हाल ही में पंकज उदास का निधन हो गया, वो आपके किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो याद रखना ये आपके इनमें से किसी क्षेत्र से भी संबंधित नहीं थे। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए आखिर ये संबंधित किससे थे, तो ये भी याद रखना ये आपके गायन के क्षेत्र से संबंधित थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तो इस तरीके से 89 का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? टाइफून गेमी का नाम किस देश द्वारा दिया गया था? तो याद रखना जो आपका टाइफून है इस गेमी का नाम पूछा गया किस देश के द्वारा दिया गया था? तो उस देश का नाम हो जाएगा वो आपके दक्षिण कोरिया के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 91 क्या देखते हैं? उससे पहले 90 का ऑप्शन आपका ए सही हो गया है। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होने वाली प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण किसके बीच निर्मित होता है? तो याद रखना ये आपके किसके बीच में निर्मित होता है? तो ये आपके हमेशा आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में आपके क्या होता है? निर्मित होता है। जरूर याद रखना। 91 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन क्या पूछता है चलिए देखते हैं। दो इंजनों को एक दूसरे के पार करने की स्थिति में प्रेक्षक को क्या प्रतीत होता है? तो याद रखना जो आपका प्रेक्षक होगा उसको क्या प्रतीत होगा? तो याद रखना उसको प्रतीत होगा तारतम्य में कमी महसूस होगी। तो 92 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है अनुदैर्घ्य तरंग संरचरण में विरलन के स्थानों पर माध्यम का घनत्व व दाब सामान्य अवस्था की तुलना में क्या होता है? तो याद रखना सामान्य अवस्था की तुलना में हमेशा आपका कम होगा। तो 93 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो याद रखना जो आपका बायोडीजल होता है इसमें पूछा गया कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो वो प्रक्रिया का नाम आप लोगों को जरूर याद रखना है। वो आपकी होती है ट्रांस एसिटरीफिकेशन। क्या हो जाएगी? ट्रांस एसिटरीफिकेशन वो प्रक्रिया का नाम हो जाएगा जो आपके बायोडीजल के उत्पादन में अपनाई जाती है। तो 94 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद होते हैं एग्जाम में पूछा जाए? तो जो आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में मौजूद होते हैं। जरूर आप लोग याद रखना। तो 95 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
96 नंबर क्वेश्चन पूछता है भोजन में लवणों की मुख्य भूमिका क्या होती है? तो याद रखना भोजन में जो मुख्य भूमिका लवणों की क्या हो जाएगी, तो वो आपकी हो जाएगी थोड़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाना, जो कि भोजन के पाचन में सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का 96 नंबर क्वेश्चन का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं क्या कहता है। आज सहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था? तो याद रखना उस व्यक्ति का नाम था जिसने आपके महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई की थी, तो उस व्यक्ति का नाम आपका हो जाएगा न्यायमूर्ति CN ब्रूमफील्ड। तो 97 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम के योगदान किया था, उपरोक्त कथन किसका है? तो याद रखना ये कथन जो है आपके किसका हो जाएगा, तो ये कथन आपके महात्मा गांधी जी का हो जाएगा। तो 98 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 आपसे पूछता है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? कई बार ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो आपके भारत लौटे थे जनवरी 1915 में, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। चलिए देखते हैं इसके बारे में भी क्या कहता है 100 नंबर क्वेश्चन आपसे। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि रॉलेट एक्ट एक निवारक हत्या है? ऐसा आपके किसने बोला था कि जो आपका रॉलेट एक्ट है ये आपकी एक निवारक हत्या है? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू ने ऐसा बोला था। तो 100 का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 101 देखते हैं क्या कहता है। कहता है सर्वपरिसत्ता की नीति किसने दी? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो आपकी सर्वपरिसत्ता है इसकी नीति किसने दी? ऐसा अगर एग्जाम में पूछा जाए तो इस नीति के बारे में आपके लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इस नीति को दिया था, सर्वपरिसत्ता की नीति को। तो इस तरीके से आपके 101 क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 102 क्या कहता है। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन नहीं है पूछा गया है? तो याद रखना जब आप सारे ऑप्शन ध्यान से पढ़ेंगे तो उनमें से आपसे जो ऑप्शन नंबर 1 है ये कहता है एक सर्वनिष्ठ राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। तो ये बात आपकी सही नहीं है भारतीय संविधान की राजनीतिक दर्शन के बारे में। तो इसी तरीके से 102 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाकी आपके सारे ऑप्शन सही होने वाले हैं। 102 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य पहली बार कब शामिल किए गए थे? तो याद रखना वो आपके पहली बार कब शामिल किए गए थे अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो 1976 में। तो आपका 103 का सही जवाब सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछता है। मूल अधिकारों पर क्या क्या प्रतिबंध लगा सकते हैं? तो आपके जो मूल अधिकारों पर है वो प्रतिबंध हम लोग कौन कौन से लगा सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी कहता है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकते हैं। जी बिल्कुल ये बात सही हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी कहता है अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ शेष मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। तो ये भी बात आपकी सत्य हो जाएगी। तो इस तरीके से बी और सी दोनों आपके मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध के बारे में सही हो जाएंगे। तो 104 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 105 देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? तो इसमें आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 105 में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला आपसे कहता है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में लाया गया जो भूमि सुधार से संबंधित था। जी बिल्कुल ये बात सही हो जाएगी। फिर कहता है बी ऑप्शन 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में राष्ट्रपति शासन में परिवर्तन से संबंधित है। जी बिल्कुल ये बात आपकी सही नहीं है, क्योंकि जो आपका 7वां संविधान संशोधन अधिनियम है 1956 जो है ये अगर एग्जाम में पूछा जाए किससे संबंधित है तो इसका संबंध आपके राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। तो जरूर याद रखना 1956 मतलब राज्यों का पुनर्गठन। तो इसी तरीके से ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा, गलत ही पूछा गया। सी भी देख लेते हैं क्या कहते हैं। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में लाया गया जो सहकारी समितियों से संबंधित था। जी बिल्कुल ये बात भी सही है। तो इस तरीके से 105 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन कहता है संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो याद रखना किस भाग को हम लोग संविधान के भारत का मैग्ना कार्टा के रूप में कहते हैं। तो याद रखना भाग 3 को हम लोग कहते हैं। तो 106 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
107 नंबर कहता है भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित है? तो याद रखना वो आपके छोटा नागपुर का पठार में आपके अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित है। तो 107 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 आपसे कहता है केरल की सबसे लंबी नदी भरतपुझा का दूसरा नाम क्या है, जो आपके पश्चिम से बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो याद रखना इसका जो अदर नाम हो जाएगा वो आपका पुन्नानी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 108 का जवाब सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से किस वन्य गुड़खर अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो याद रखना वो आपके किसे घोषित किया गया है, वन्य गुड़खर अभ्यारण्य। तो याद रखना इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कच्छ के रण को। 110 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है तारों के विभिन्न समूह द्वारा निर्मित विभिन्न पैटर्न जो होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? तो विभिन्न जो पैटर्न होंगे वो आपके नक्षत्र कहलाते हैं। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा निर्मित जो विभिन्न पैटर्न हों, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो क्या कहलाएंगे? तो आपके नक्षत्र कहलाएंगे। तो 110 का आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 कहता है भारत के इनमें से किस राज्य में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे बड़ा जो भंडार है वो यूरेनियम का आपके भारत के किस राज्य में मौजूद हो जाएगा? तो वो आपके आंध्र प्रदेश में मौजूद हो जाएगा। 111 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। असत्य कथन की पहचान करना है आपको 112 नंबर क्वेश्चन में। तो आरबीआई अर्थव्यवस्था के लिए बैंक दर तय करता है, जी बिल्कुल ये बात सही है। असत्य पूछा गया है। कहता है सेबी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को विनियमित करने के लिए खुले बाजार की क्रियाएं करता है, जी बिल्कुल ये बात आपकी सही नहीं हो जाएगी और आपसे सही नहीं पूछा गया है। तो असत्य कथन आपका यही हो जाएगा। बाकी आपके आरबीआई रुपये 100 की करेंसी नोट छापता है, जी बिल्कुल सही है ये बात। तो 112 का सही जवाब आपका गलत पूछा गया है, तो गलत जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्या कहता है हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए देखते हैं। कहता है कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर विलियम गॉड ने किया था, जी बिल्कुल ये बात सही हो जाएगी। फिर कहता है नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, जी बिल्कुल ये बात भी आपकी सही हो जाएगी। फिर कहता है एमएस रंधावा को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप लोग ये बात अच्छे से जानते होंगे कि भारत में जो आपका अगर पूछा जाता है हरित क्रांति का जनक तो वो आपके एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। तो आपके जो सही हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर सी यानी 1 और 2। तो 113 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपसे 114 क्या कहता है। कहता है किस बल के कारण भारत में दक्षिणी गोलार्ध का व्यापारिक पौने जो हैं वो आपके विषुवत वृत्त को पार करने के बाद क्या होता है कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहने लगती हैं? तो याद रखना वो आपका बल हो जाएगा कोरियोलिस बल के कारण जो है ये आपकी जो पौने होती हैं ये आपके विषुवत को पार करने के बाद क्या होता है ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहने लगती हैं। तो 114 नंबर क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आपसे क्या कहता है। नंबर 115 आपसे कहता है कि हाल ही में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो ये आपके झारखंड राज्य में शुरू की गई है। तो 115 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 116 कहता है पीएम दक्ष योजना के तहत प्रति प्रशिक्षु कितना वेतन मुआवजा प्रदान किया जाता है? तो याद रखना ये आपके जो वेतन मुआवजा है ये आपके 3000 प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 116 का सही जवाब क्वेश्चन नंबर 116 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन कहता है कि लंगोटी महोत्सव जो आपके लंगोटी महोत्सव है ये किस राज्य की नीसी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो याद रखना ये आपके अरुणाचल प्रदेश की जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। कौन सा महोत्सव? लंगोटी महोत्सव। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं आपसे क्या पूछते हैं। विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो याद रखना ये आपका जो विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क है ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो आप लोग याद रखना ये आपके गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 119 कहता है कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023, तो यहाँ पर आप लोग जब तैयारी करेंगे अपनी तो यहाँ पर 2024 का आप लोगों को याद रखना है। तो 2023 में आपके भारत का स्थान कौन सा रहा था? तो जरूर आप लोग याद रखना 119 का क्वेश्चन नंबर का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इसमें से कोई नहीं, क्योंकि भारत का जो 2023 में स्थान था वो आपके 111वां स्थान था, इसीलिए इस क्वेश्चन का जवाब सही हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 120 आपसे क्या कहता है कि एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षित विकास दर क्या है? तो याद रखना जो आपकी अपेक्षित विकास दर थी वो आपकी क्या हो जाएगी?
वो आपकी 7.0% थी। क्वेश्चन नंबर 121 आपसे क्या कहता है? कहता है संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक जो है ये आपके कहाँ आयोजित की गई थी? तो जरूर आप लोग इसको याद रखना, जो आपकी 24वीं बैठक है ये कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब 121 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अस्ताना, जो कि आपके कजाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, जरूर याद रखना, 121 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 कहता है सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने मानव जनसंख्या का अध्ययन किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने आपकी मानव जनसंख्या का सर्वप्रथम अध्ययन किया था? तो उन वैज्ञानिक का नाम आपके हो जाएगा माल्थस। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 122 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 कहता है निम्न में से कौन सी खाद्य श्रृंखला जो है सीधे सौर ऊर्जा पर निर्भर करती है? तो याद रखना, इसमें से कौन सी जो है खाद्य श्रृंखला है वो आपकी सीधे ऊर्जा स्तर पर निर्भर करती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, मलवा। ये आपके क्या होता है? ये ऐसी खाद्य श्रृंखला है जो आपके सीधे जो है सौर ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती, बाकी जितनी भी हैं वो आपकी सारी निर्भर करती हैं। तो 123 का क्वेश्चन नंबर का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आप लोग चरना मतलब घास आपके सौर ऊर्जा पर निर्भर करती है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहता है मिल्बे माइसिन का उपयोग किसके उन्मूलन में किया जाता है? तो आप लोग जरूर याद रखेंगे, इसका जो है कृषि कीटक के उन्मूलन में इसका उपयोग किया जाता है आपके किसके? मिल्बे माइसिन का। क्वेश्चन नंबर 125 आपसे कहता है किस जीवोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज पदार्थों वाली होती है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना, वो आपके जो शंकुधारी वन होते हैं इनकी जो आपकी भूमि होती है वो अम्लीय होती है तथा अल्प खनिज पदार्थ वाली होती है। तो 125 नंबर क्वेश्चन का आपका जवाब सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 126 नंबर क्वेश्चन कहता है सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है? तो याद रखना, सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग जो है आपके पृथ्वी को प्राप्त होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो जरूर आप लोग याद रखना, इसको लिखिए, 51% जो भाग है सौर ऊर्जा का वो आपके पृथ्वी को प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 126 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मृदा में चूना मिलाने से मृदा का क्या होता है? तो याद रखना, मृदा में जब आप चूना मिलाएंगे तो मृदा का क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में जो है मृदा आपकी वो कम अम्लीय हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 127 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 128 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रजातियों की उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षा और संरक्षण को क्या कहा जाता है? तो याद रखना, इसको हम लोग जो है इन सीटू संरक्षण कहते हैं, जरूर याद रखना। 128 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 129 आपसे कहता है जल में डिटर्जेंट मिलाकर ग्रीस आदि के दाग हटाए जाते हैं क्योंकि तेल व जल के पृष्ठ तनाव को बढ़ाता है? जी बिल्कुल नहीं। कहता है तेल व जल के मध्य पृष्ठ तनाव को घटाता है? जी बिल्कुल ये बात सही है। कहता है डिटर्जेंट जो है अणु द्वारा धब्बे का निलंबन हो जाता है? ये भी बात सही है। तो दो ऑप्शन आपके सही है, इसीलिए इसका जवाब उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तो 129 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर कहता है कौन से ईंधन प्राकृतिक या कृत्रिम ईंधन है? तो प्राकृतिक या कृत्रिम ईंधन आपके इनमें से कौन से हो जाएंगे? जरूर याद रखना, गैसीय ईंधन जो है ये आपके प्राकृतिक या कृत्रिम ईंधन है। तो 130 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहता है कि धूम कोहरा किसके संयोजन से बनता है? तो याद रखना, जो आपका धूम कोहरा होता है अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है किसके संयोजन से बनता है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सबसे पहले धुआं और कोहरे की ज़रूरत होगी। इसके अलावा अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है किसकी ज़रूरत होगी, तो आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड और प्रकाश की भी ज़रूरत होगी। ठीक है, तो इसीलिए इसका जवाब जो सही हो जाएगा वो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तो 131 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर कहता है जिन तत्वों में धातुओं या अधातुओं के बीच मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें जो है उपधातु कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस उपधातु, कहता है किसे उपधातु के रूप में जाना जाता है इनमें से? तो याद रखना, इनमें से हम लोग किसे उपधातु के रूप में जानते हैं, वो आपकी जर्मेनियम को जो है हम लोग उपधातु के रूप में जानते हैं। तो 132 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 133 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन से ल्यूकोसाइड्स रक्त में हेपरिन और हिस्टामाइन छोड़ते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना, वो आपके ल्यूकोसाइड्स जो होते हैं रक्त में हेपरिन और हिस्टामाइन छोड़ते हैं। तो उनका नाम अगर एग्जाम में पूछा जाता है क्या होता है, वो आपके बेसोफिल होते हैं। तो 133 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 134 आपसे क्या कहता है। कहता है कि नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो जो आपके नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन होता है वो आपके वृषण में होता है। तो ऑप्शन नंबर 134 का बी सही हो जाएगा। फिर कहता है रुधिर में एंटी स्कंदन पदार्थ क्यों मिलाया जाता है? तो जो आपके रुधिर में एंटी स्कंदन पदार्थ इसलिए मिलाया जाता है, तो ये आपके सोडियम ऑक्जेलेट के लिए मिलाया जाता है आपके रुधिर में एंटी स्कंदन पदार्थ।
ठीक है, तो 135 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और आज के इस सेशन में इतने ही क्वेश्चन आपके लिए थे। आपको उम्मीद करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेशन पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आपके उसी लेवल के हिसाब से रखे गए हैं जिस तरीके का आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं अगर आप लोगों को हमारा ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग अपने इस वीडियो को बिना लाइक और बिना शेयर के बिल्कुल ना जाना। और इसी तरीके के ढेर सारे प्रैक्टिस सेट हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। जैसे ही रुक्मणी प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट समाप्त होंगे तुरंत हम आपको यूथ के प्रोवाइड कराएंगे। तो प्लीज़, और बहुत जल्दी हम आपकी INM की बुक सचिन सर की जो है उसकी भी आपको क्लासें प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी लोगों से राधे राधे। अच्छे से मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। एग्जाम की डेट पर बिल्कुल भी ध्यान न दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम पता नहीं है कब हो जाए। आपको सिर्फ इस बात को दिमाग में रखना है कि आपका पेपर अगस्त में होगा। इस तरीके से आपको रेगुलर अपनी तैयारी को करना है। ठीक है।